नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा। बायोकोडन के ऑनलाइन क्लासेस आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग भौतिकी पढ़ रहे थे और भौतिकी में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था मापन के बारे में। आज हम लोग भौतिकी का फिजिक्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है गति के बारे में। गति के बारे में आज से हम लोग बात करेंगे। गति को साथियों मोशन कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हमको एक विमी गति के बारे में, दो विमी गति, त्रिविमी गति, विस्थापन, दूरी, वेग, है ना, चाल, त्वरण, मंदन, इन सभी के बारे में पढ़ना है। संवेग के बारे में, न्यूटन की गति के नियम, गैलीलियो की गति के समीकरण, इन सभी बातों के बारे में हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक हमारी पूरी फिजिक्स के लिए एक बेस की तरह काम करता है, एक आधार की तरह काम करेगा। इस टॉपिक को पढ़ने के पश्चात हमारे सभी टॉपिक आसान हो जाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को, इस लेक्चर को पढ़ना नहीं भूलना है। साथ ही आपको पूरा लेक्चर देखना है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हम सबसे पहले बात करेंगे मोशन क्या होती है, गति किसे कहते हैं। गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ध्यान से सुनना साथियों, जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे गति कहते हैं। चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नॉन एज मोशन, is known as motion. Change the position of object with respect to the time is known as motion. उसी को हम लोग क्या साथी क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। मतलब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना। जैसे ऐसे समझे एग्जांपल से, अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, t1 सेकंड पर मेरी पोजीशन ये है। अब मैं यहां से चल के यहां गया तो t2 सेकंड पर मेरी पोजीशन क्या होगी, बदल गई। पहले जो समय t1 था तो मेरी पोजीशन कुछ और थी, अब समय t2 है तो मेरी पोजीशन कुछ और है। बात से हमारी कि नहीं? जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो जो वस्तु है उस वस्तु को हम लोग गतिमान वस्तु कहते हैं। कैसे बोलेंगे साथियों, हम लोग गतिमान वस्तु कहते हैं। मोशन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑब्जेक्ट कहा जाता है जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदले तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे, गतिमान वस्तु बोलेंगे। और जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है साथियों, तो उससे हम लोग कौन सी बोलेंगे, रेस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। कौन सा बोलेंगे साथियों, उससे हम लोग रेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी ब्रह्म अवस्था में वस्तु को कहा जाता है। किसमें बोलेंगे, ब्रह्म अवस्था में। जब समय के साथ उसकी स्थिति ना बदले, जब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज ना हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, रेस्ट कंडीशन में। और जब उसकी समय के साथ पोजीशन बदलेगी तो उसे हम लोग कौन सी बोलेंगे, मोशन ऑब्जेक्ट कहते हैं, गतिमान वस्तु कहते हैं। यानी वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब साथ ही ध्यान रखना है, किसी भी वस्तु की जो गति होती है, गति तीन प्रकार से हो सकती है। तीन प्रकार से गति हो सकती है। कौन कौन सी गतियां हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गतियां तीन प्रकार की। पहली जो है उससे कहते हैं एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति का मतलब होता है, या सुने, तीन विमाएं होती हैं टोटल। कितनी विमाएं होती हैं साथियों, तीन। कैसे, ध्यान से देखें। एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई और तीसरा कौन सा होता है, जेड। तीन एक्सेस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। क्लियर है? इस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये कौन सा है, जेड है। एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सेस होते हैं। नामी है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु किसी एक ही एक्सिस पर, एक ही अक्ष पर गति करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट केवल एक ही एक्सिस पर अपना मोशन करेगा तो उसे हम लोग कौन सा बोलेंगे, एक विमीय गति कहते हैं।
यानी कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करेगी। जब कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो उससे हम लोग कौन सी कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है क्या नहीं? यानी बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल लाइन पर, एक सीधी रेखा पर, बस हमारी एक सिंगल प्लेन के ऊपर गति करेगा तब उसे कौन सा बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। एक सीधी रेखा में गति होती है, इसलिए इसका एक नाम और होता है रेखीय गति। कौन सा बोलेंगे इसे हम लोग? रेखीय गति भी कहते हैं। रेखीय गति भी कहते हैं। एक ही रेखा पर, यानी रेखा का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? अक्ष पर गति जो होती है उससे हम लोग कौन सा बोलेंगे साथियों? एक विमीय गति कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? सीधे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी रेखा में गति करती हुई कार की गति, सीधी रेखा में चलती हुई कार की गति, रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सब कौन सी गति आएंगी? एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर आती हैं। ठीक है क्या नहीं? इसमें क्या होता है, हमारी जो साइड की जो हल्की फुल्की गतियां होती हैं उनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। यानी जो पार्श्व गतियां होती हैं, पार्श्व जो मोशन होता है उसको अपन क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको अपन इसमें लेकर के नहीं चलते हैं। बात है हमारी क्या नहीं? यानी कोई भी वस्तु है उसकी चौड़ाई है, कोई वस्तु है उसकी जो चौड़ाई है, उसकी जो पार्श्व गतियां हो रही हैं, लेटरल मोशंस जो होती हैं, उसको अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उससे अपन उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं। रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति, सीधी दौड़ती हुई कार की गति साथियों किसमें आएगी? वन डायमेंशनल मोशन के अंदर। हमको एग्जांपल रटने नहीं है, हमको केवल गति का मतलब समझना है। गति का मतलब समझ लेंगे तो एग्जांपल जैसे आपके सामने आएगा आप उसे पहचान लोगे कि कौन सी गति के अंदर आएगा, एक विमीय के अंदर, द्विविमीय के अंदर और त्रिविमीय के अंदर। हमको देख करके पहचानना होता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे द्विविमीय गति। द्विविमीय गति, इससे हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है, जब किसी वस्तु की किसी समतल पर यानी किसी प्लेन पर उसकी मोशन होती है। ठीक है क्या नहीं? व्हेन ए ऑब्जेक्ट मोशन ऑन ए प्लेन, यानी जब कोई वस्तु किसी प्लेन पर, किसी समतल पर गति करती है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, द्विविमीय गति कहा जाता है। जैसे ये अपना बोर्ड है, एक समतल है, अगर इसके ऊपर किसी चींटी की गति हो तो चींटी की गति किसमें आएगी? टू डायमेंशनल मोशन के अंदर। हम लोग अपनी सरफेस पर, जमीन पर, नीचे जमीन के ऊपर हम लोग चलते हैं, चलने का अपना कैसा है? उल्टे सीधे किसी भी उसमें चलते हैं, हम दोनों एक्सिस को कवर करके चलेंगे। जब कोई वस्तु गति करेगी और दोनों अक्ष को कवर करेगी, एक्स को भी कवर करेगी और वाई को भी करेगी, ये एक प्लेन बन गया। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाएंगे तो पूरा एक प्लेन बन जाएगा, पूरा एक तल बन जाता है। जब कोई वस्तु इस तल पर गति करेगी तो उससे हम लोग कौन सा बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन, यानी उसने जब गति की तो दो डायमेंशन को कवर कर लिया। जब हम जमीन पर चलते हैं तो दोनों डायमेंशंस को कवर करके चलते हैं, एक्स को भी और वाई को भी, दोनों को कवर करके चलते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? रटना नहीं है आपको एग्जाम्पल। जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति किसमें आएगी? टू डायमेंशनल मोशन के अंदर आएगी। ठीक है क्या नहीं? नदी पर नाव की गति, नदी पर जो नाव की गति है वो भी किसमें आएगी? टू डायमेंशनल मोशन के अंदर आती है। कोई सी भी वृत्तीय गति हो, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जो होता है, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति जो होती है वो भी किसमें आती है? अपनी
टू डायमेंशनल मोशन के अंदर आती है। इससे भी महत्वपूर्ण एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, हमारी प्रक्षेप गति जो होती है ये भी किसमें आती है, द्विविमीय गति के अंदर आती है। ठीक है क्या नहीं, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे साथी इसको हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैंने इस मार्कर को यहां से लेके ऐसे फेंक दिया तो इसका ये जो गति बनेगी, परवलय आकार जो बनता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। जब अपन किसी प्रक्षेप को किसी कोण के साथ फेंका जाता है तो उसके द्वारा जो गति होगी उससे कौन सी बोलेंगे, प्रक्षेप गति। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी जो होते हैं, जब गेंद आती है उस गेंद को अपने बैट के साथ जो मारते हैं तो जब बॉल का जो कर्व बनेगा, बॉल की जो गति होगी वो कौन सी गति होगी, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसकी। ये भी किसमें आता है, अपने टू डायमेंशनल मोशन के अंदर। एग्जांपल पूछे जाते हैं, वृत्तीय गति किसमें आती है, सर्कुलर मोशन किसमें आता है, अपने किसमें आएगा, टू डायमेंशनल मोशन के अंदर। प्रक्षेप गति किसमें आती है, टू डायमेंशनल मोशन के अंदर। नदी पर नाव की गति किसमें आती है, टू डायमेंशनल मोशन के अंदर आती है। यानी जब दो दो एक्सिस कवर होंगे तो टू डायमेंशनल। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, गति करता है, अगर वो तीनों एक्सिस को कवर कर लेता है, एक्स को भी, वाई को भी और जेड को भी, तब उसे हम कौन सा बोलेंगे, त्रिविमीय गति कहते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। यानी अपन अगर सिंपल भाषा में बोलना हो, अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है तो उसकी गति कौन सी होगी साथियों, त्रिविमीय गति होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है, हम लोग लिखेंगे त्रिविमीय गति। ये टू डायमेंशनल हो गई। उसके बाद देखें तीसरा, त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति। यानी जब कोई वस्तु तीनों अक्षों पर, तीनों अक्षों को, तीन अक्ष को कवर करेगी, यानी अपन ये कह सकते हैं जब किसी वस्तु की अंतरिक्ष में गति होगी, अंतरिक्ष में गति जो होती है उसी को हम लोग किसमें कहते हैं, त्रिविमीय गति के अंदर रखा जाता है। जैसे आप लोग एग्जांपल याद कर लो, पतंग की गति, किसकी गति, पतंग की। जब अपनी पतंग उड़ती है वो कौन सी गति में आएगा, त्रिविमीय में। अपन बात करें पक्षियों की गति, पक्षियों की गति किसमें आती है, अपनी त्रिविमीय गति के अंदर आती है। इन एग्जांपल्स को हम लोग याद रखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप लोगों को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से एग्जांपल्स पूछे जाते हैं आपको। अगर आपको एग्जांपल्स याद हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और बता देते हैं, गैस के अणुओं की गति किसमें आएगी, आप ही लोग बताएं। गैसों के अणुओं की गति ये भी हमारे त्रिविमीय गति के अंदर आती है। गैस के अणुओं की गति, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। जब सभी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो उसे भी हम किसमें रखेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर रखा जाता है। तो आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है और उसके एग्जांपल कौन सा आता है उसको याद रखेंगे। किसी भी एग्जांपल को हमको रटना नहीं है, समझ के चलेंगे, सारी चीज आसान हो जाएंगी। अब हम लोग बात करेंगे इसी गति वाले टॉपिक के अंदर, विस्थापन क्या होता है, दूरी किसे कहते हैं, चाल क्या होती है, इन सारे पॉइंटों की बात करेंगे। ध्यान से देखें, हमको पहले पॉइंट समझना है विस्थापन, विस्थापन के बारे में। विस्थापन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन को क्या बोलेंगे साथियों, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। समझने का प्रयास करें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। मान के चलो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां पर है साथियों, पॉइंट ए पर है। वो यहां से मूव किया और मूव करने के पश्चात ये कहां आ गया, ये पॉइंट बी पर आ गया। ठीक है क्या नहीं, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। और ये जो पॉइंट भी है ये इसका अंतिम बिंदु है, इसका फाइनल पॉइंट है। बात में हमारी,
कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चला और चल के किसी भी मार्ग से आया, कोई दिक्कत नहीं, और कहां तक आ गया, पॉइंट बी तक। अपन डिस्प्लेसमेंट किससे कहते हैं, ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच की जो मिनिमम लेंथ होती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों के बीच की जो मिनिमम लेंथ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे, उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस रास्ते से वस्तु चल के आई, कोई भी ऑब्जेक्ट है कहां से कैसे चल के आया, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल किससे है, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल पॉइंट, उनके बीच की जो मिनिमम लेंथ होती है, जो कम से कम लंबाई होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। साथियों से हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य की जो न्यूनतम लंबाई है, उस न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्लियर है नहीं, प्रारंभिक बिंदु की जगह उससे अपन स्थिति भी कह सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। प्रारंभिक स्थिति या प्रारंभिक बिंदु बात एक ही है, ठीक है क्या नहीं, और उसका अंतिम बिंदु, उनके बीच की जो मिनिमम लेंथ है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एक बार इंग्लिश में सुन लें, मिनिमम लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है क्या नहीं, इसकी दिशा फिक्स है, इसलिए ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटीज है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, रटना नहीं है। सदिश क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा फिक्स है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के लिए इसकी दिशा कैसी होती है, फिक्स होती है। और जिस राशि के अंदर जब दिशा होती है उसे हम क्या उसी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। आपको पहले ही बताई थी, आपको कोई सी राशि रटनी नहीं है। अगर आपने विस्थापन को समझ लिया कि विस्थापन सदिश क्यों है, तो आपको कोई सी भी राशि रटनी नहीं पड़ेगी, सारी आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी। क्योंकि विस्थापन से वेग जुड़ा है, और वेग से त्वरण जुड़ा हुआ है, त्वरण से मंदन जुड़ा हुआ है, उसी से संवेग जुड़ा हुआ है, उसी से आवेग जुड़ा हुआ है। तो आपको किसी भी पॉइंट को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सारे पॉइंट को ध्यान से समझें कि विस्थापन सदिश राशि क्यों है, विस्थापन सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसकी दिशा फिक्स है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के लिए। बात समझ में आ रही है नहीं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी जो सदिश राशि है, और इसमें अपन मिनिमम लंबाई लेते हैं। किसको लेते हैं हम, न्यूनतम लंबाई को लेते हैं। और लंबाई का जब अपन एसआई मात्रक की बात करें, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, हमारा मीटर होता है। एसआई मात्रक मीटर, और सीजीएस मात्रक जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, सेंटीमीटर होता है। एसआई मात्रक बड़ा होता है, सीजीएस मात्रक छोटा होता है। तो एसआई मात्रक कौन सा हो गया, मीटर, और सीजीएस मात्रक कौन सा हो गया, अपना सेंटीमीटर हो गया। तो इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, विस्थापन, किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन अपना शून्य भी हो सकता है। ठीक है क्या नहीं, कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी तक गई, तो उसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो धनात्मक होगा, और लौट के बिंदु ए पर ही आ गई, यानी उस वस्तु ने कोई लंबाई तय नहीं की, लौट के वहीं की वहीं आ गई, उसका प्रारंभिक बिंदु भी वही है, अंतिम बिंदु भी वही है, तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वस्तु विपरीत दिशा में चली जाती है तो उससे कौन सा बोलेंगे हम, विस्थापन कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। बात से हमारी नहीं साथियों, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। एक एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से, एक वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा सर्कुलर मोशन होता है, वो पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करती है और लौट के पॉइंट ए पर ही आ जाती है। पॉइंट ए और पॉइंट बी उसका एक ही है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है। तो उसके बाद तय किया गया विस्थापन कितना होगा, विस्थापन उसका 0 होगा, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट भी वही और फाइनल पॉइंट भी वही है, इसलिए विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है क्या नहीं, x2 माइनस x1 बराबर कितना हो गया, 0। x2 माइनस x1 कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। ठीक है क्या नहीं, बात हमारी है, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है।
जितना x1 है उतना ही x2 है, इसलिए वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। ठीक है, अगर x1 ज्यादा है x2, अगर x1 ज्यादा होगा, ठीक है नहीं, तो कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक वस्तु को h ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, ठीक है नहीं, वस्तु नीचे आती है, उसको फिर से फेंक के ऊपर पहुंचा दिया जाता है, तो उसके द्वारा तय विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। विस्थापन कितना होगा उसके द्वारा, 0 होगा। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो अपन ने किसकी बात की है, विस्थापन की बात की है। एक चीज और याद रखेंगे, बेमिस सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला का पहले तो आप मतलब समझे। हमारे पास कोई सी भी भौतिक राशि हो, हमारे पास कोई सी भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि को अपन मूल विमाओं के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। मूल विमा कौन कौन सी, एम, एल और टी। कोई सा भी सूत्र हो, कोई सा भी क्या नाम है भौतिक राशि हो, उसको हम मूल विमाओं के रूप में कौन कौन सी, एम, एल और टी। एम मतलब मीटर, ठीक है, सॉरी, एम मतलब मास, मास मतलब किसमें लेंगे, किलोग्राम में या ग्राम में। एल किसके लिए, लेंथ के लिए, उसकी लंबाई के लिए। और टी किसके लिए लेते हैं अपन, समय के लिए। कोई सी भौतिक राशि हो, हम उससे इन्हीं एम, एल और टी के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है नहीं, इसी को उसका क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। पूरी फिजिक्स के अंदर एक भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं रखना है, अपन को निकालना सीखेंगे, फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखें। अपन बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है। जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात हो, आप सीधे उसकी यूनिट के ऊपर जाएंगे। उसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या होता है उसका, ऐसा ही मात्रक क्या है, क्या है इसका, मीटर है। तो मीटर को किस में लेते हैं, एल में, लेंथ यानी मीटर एल लेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 LT0। m0 मतलब m0 मतलब इसका मतलब क्या है, m नहीं है, यहां पर मास नहीं है, यहां पर t भी नहीं है, केवल क्या है, l है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अकेला l, अकेला l भी लिख सकते हैं इसको, और इसको m0 LT0 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमने किसकी बात की है, विस्थापन की बात की है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ये हमारा विस्थापन है। अगर आपको विस्थापन समझ में आ गया तो साथियों आपको दूरी समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी, गारंटी है। विस्थापन और दूरी के अंदर बहुत ज्यादा कोई बेसिक अंतर नहीं है। क्या अंतर है वो देखो ध्यान से। हम लोग बात करेंगे विस्थापन की, दूरी की। विस्थापन का जो संकेत लेते हैं, या तो हम लोग एस लेंगे या डी ले लेते हैं, ठीक है क्या नहीं। अपन बात करेंगे दूरी की। दूरी को बोला जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कहते हैं। दूरी का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। कोई वस्तु बिंदु ए से चली, कोई भी ऑब्जेक्ट कहां से चला, पॉइंट ए से चला, और घूम करके वो पॉइंट कहां पर आ गया, वो वस्तु कहां गई, पॉइंट बी पर आ गई, ठीक है क्या नहीं। तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, उसके बीच में उसने टोटल कितनी लंबाई को कवर किया, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य की कुल लंबाई को उसकी क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। टोटल लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन जो है, उसकी स्थिति जो है, उसके मध्य की जो कुल लंबाई होती है, उसी कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के मध्य की कुल लंबाई, क्या शब्द चेंज किया अपन ने, न्यूनतम की जगह पर उसकी टोटल लेंथ कर दी, कुल लंबाई को कर दिया, उसी को क्या बोलेंगे हम, विस्थापन की जगह पर दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहा जाता है। तो जो बेसिक अंतर है उसको समझे, चीजों को जोड़ के पढ़ें। फिजिक्स को जितना ज्यादा जोड़ के पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आने वाला है। आज की क्लास को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि कल हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और आपकी जेल प्रेरी के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम के अंदर अब न्यूमेरिकल आने लगे हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और जेल प्रेरी के अंदर तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के न्यूमेरिकल आते हैं। इसलिए जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल बना पाएंगे। इसमें टोटल लंबाई लेते हैं, वस्तु किसी भी दिशा में चली उससे कोई मतलब नहीं है, हम टोटल लंबाई लेते हैं। इसलिए इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए कैसी राशि है, अदिश राशि है। एक वेक्टर की जगह स्केलर क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है।
चाहे हम विस्थापन की बात करें चाहे दूरी की बात करें, इसमें दोनों में लंबाई का जिक्र होता है। अपन उसमें लेते हैं न्यूनतम लंबाई और इसमें लेते हैं टोटल लंबाई, इसलिए ऐसा ही मात्रक इसका भी क्या होगा, मीटर ही होगा। और सीजीएस मात्रक फिर कौन सा होगा, सेंटीमीटर होगा। सीजीएस मात्रक हमेशा छोटा होता है और एसआई मात्रक हमेशा बड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एसआई मात्रक मीटर है तो सीजीएस मात्रक कौन सा होगा, सेंटीमीटर होगा। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी जो है वो सदैव भी कैसी होती है साथियों, धनात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्यों, हम इसमें टोटल लेंथ लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कहीं से भी चले, किसी भी बिंदु तक पहुंच जाए, उसने कुछ तो लंबाई कवर की होगी, क्योंकि इसमें अपन माइनस नहीं करेंगे, इसमें जितने भी पॉइंट है उनके बीच की टोटल लेंथ को अपन कवर करके चलते हैं। ठीक है क्या नहीं, कैसे, ऐसे एक एग्जांपल समझें। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चला और पॉइंट सी तक पहुंच गया। पॉइंट ए से चला और कहां तक पहुंच गया साथियों, सी तक पहुंच गया। ठीक है, ये उसने किया 3 मीटर कवर किया, ये उसने 4 मीटर कवर किया। ठीक है क्या नहीं, बात से मारी कि नहीं। अब उससे आपको पूछा जाएगा इसका टोटल विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और इसकी टोटल दूरी कितनी होगी। विस्थापन और दूरी दोनों पूछिए आपसे। दूरी क्या होती है, कुल लंबाई। कुल लंबाई पॉइंट ए से बी तक कितना गया, 3 मीटर। बी से सी तक कितना गया, 4 मीटर। टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 मीटर। दूरी कितनी आ गई इसकी, 7 मीटर। विस्थापन की बात करें तो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये कौन सा, अंत बिंदु, ये मिनिमम लेंथ। इसी को क्या बोलेंगे, उसका विस्थापन बोलेंगे। ये क्या बन गया अपना कर्ण, ये क्या बन गया अपना लंब, ये कौन बन गया, आधार। पाइथागोरस में लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है क्या नहीं, अपन क्या लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। क्या लगाएंगे अपन, कर्ण इक्वल टू लंब प्लस आधार। क्या लगा देंगे अपन, इसका हो जाएगा 9 और प्लस, ठीक है क्या नहीं, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है क्या नहीं, तो ये अपन ने 3 रख दिया, लंब आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर रख दो, कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। 25 करोड़ कितना आएगा 5, यानी विस्थापन कितना आया 5। विस्थापन कितना आ गया 5 आता है। इस बात को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। और आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बता दूं जो बहुत ही जानने वाले हैं, देखो ध्यान से। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना, विस्थापन या तो दूरी के हमेशा बराबर निकलेगा या उससे हमेशा क्या निकलेगा, कब निकलेगा। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, यहां विस्थापन देखो कितना है 5, दूरी कितनी है 7। क्या विस्थापन ज्यादा हुआ, नहीं हुआ। विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करेगी, पॉइंट ए से चली और बी तक 5 मीटर चल गई, तो यहां पर जो विस्थापन है वही उसका क्या है, दूरी है। विस्थापन और दूरी दोनों कितनी निकलेंगी, 5 मीटर निकलेंगी। लेकिन अपन ही चाहे कि विस्थापन कभी ज्यादा हो जाए, नहीं हो सकता। और दूरी की बात करें, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे सदैव अधिक होती है। सदैव कैसी होती है, अधिक होती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इस बात को साथ ही हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है क्या नहीं। तो विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे हमेशा कम होगा। और दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन के या तो बराबर निकलेगी या उससे सदैव अधिक होगी। इन दोनों बेसिक बातों को हम लोग याद रखेंगे। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, अब एक बात सुन लें। विस्थापन में न्यूनतम लंबाई को लेते हैं और दूरी के अंदर, डिस्टेंस के अंदर टोटल लंबाई को लेते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और दूरी कैसी, एक अदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कोई सा भी हो सकता है, और दूरी सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। दोनों का ऐसा ही मात्रक सेम है, सीजीएस मात्रक सेम है, विमित सूत्र भी दोनों का कैसा होगा, सेम।
क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हमेशा किससे निकालते हैं? अपन यूनिट के द्वारा निकालते हैं। किसके द्वारा निकालेंगे साथियों? यूनिट के द्वारा निकालते हैं। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग बात करेंगे इसी के आगे की वेग और चाल के बारे में। अगर आपको विस्थापन और दूरी समझ में आ गई तो गारंटी है आपको वेग और चाल भी क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी। फटाफट से 10 मिनट के अंदर हम लोग वेग और चाल के बारे में बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका बेसिक ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम किसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको कंपेयर करके बता देता हूं मैं। देखो इधर हम बात करेंगे वेग की और इधर किसकी बात करेंगे? चाल की। वेग और चाल में क्या बेसिक डिफरेंस है? वेग का फॉर्मूला याद करो, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो इसकी सारी चीजें आपको याद नहीं करनी है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। बस आप ध्यान से देखते चलें, बस हमको फॉर्मूला याद करना होता है। वेग का फॉर्मूला याद कर लो, विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ऐसे समझो, अगर समय मान के चलो, अगर समय t इक्वल टू 1 सेकेंड हो, यानी यूनिट टाइम लेके चले अपन। कैसा टाइम लेके चले? यूनिट टाइम, जिससे हम लोग कहते हैं एकांक समय। यूनिट टाइम लेकर के चल रहे हैं। अगर समय को 1 सेकेंड करेंगे तो वेग जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? विस्थापन के बराबर। वेग किसके बराबर हो जाएगा? विस्थापन। यानी वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इसी बात? यानी v इक्वल टू क्या हो गया? d हो गया। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। अपन डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। शब्दों पर ध्यान दें, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। यूनिट टाइम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन ए यूनिट टाइम बाय ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। यानी एकांक समय के अंदर किसी वस्तु के द्वारा कितना विस्थापन तय किया गया है उसका वेग कहते हैं। आप फॉर्मूले को देख के डेफिनेशन निकालोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है क्या नहीं। अब देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अगर मान के चलो t इक्वल टू 1 सेकेंड हो, समय 1 सेकेंड है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगी? दूरी। मतलब जो स्पीड है वो स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। यानी एक किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलेंगे साथियों? हम लोग चाल कहेंगे। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। यूनिट टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर होगी उसे उसकी क्या बोलेंगे? स्पीड कहते हैं। क्लियर की सी बात? अब आप बताएं, इसमें अपन आगे की बात देखते हैं, रटना नहीं है इसमें। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश है क्या? वेक्टर के स्केलर। विस्थापन सदिश है तो वेग भी कैसी होगी? सदिश। तो अपन क्या लिखेंगे? वेग एक सदिश राशि है। बात समझ में आई आपको? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटीज है? वेक्टर क्वांटिटीज है। बात से हमारी आपको क्यों है? क्योंकि विस्थापन है, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक निकालना है अपन,
SI यूनिट क्या आएगी इसकी, वेग का क्या आता है, वेग का क्या आएगा, विस्थापन का क्या आएगा, मीटर, विस्थापन का मीटर बटे समय का सेकंड। तो वेग का SI मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। अपन बात करें इसकी CGS मात्रा की, CGS यूनिट देखो फॉर्मूले में विस्थापन का CGS क्या होगा, सेंटीमीटर, समय का क्या होगा, सेकंड, वेग का SI मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड और CGS मात्रक कौन सा हो गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। अपन इसके बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, डिविज सूत्र की बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे। ध्यान से देखें, मीटर को किस में लेंगे, लंबाई L में, मीटर को किस में लेते हैं हम, L में लेते हैं, क्लियर है। समय को किस में लेंगे, T में। डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है उससे अच्छे से बनाना सीख लें, क्योंकि हमको रटने नहीं है बेटा ये, क्योंकि आप देखो ध्यान से, मीटर को किस में लेंगे, मीटर मतलब लेंथ होती है ना, तो लेंथ के लिए L, मास आता तो M लेते, लेंथ आई है तो L लेंगे, मीटर के लिए L बटे बटे लगा दिया, सेकंड के लिए टाइम, टाइम मतलब T। बात से हमारी आपको। अब इसको सॉल्व करें, L T को ऊपर लेके जाएंगे तो T माइनस 1, LT माइनस 1, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन M0 LT माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको समझ में आ गई कि वेग का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो LT माइनस 1 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने चाल को देखा, चाल में अपन दूरी को लेकर चलते हैं, किसी भी वस्तु के द्वारा एकांक समय में यूनिट टाइम के अंदर जितनी डिस्टेंस कवर होगी उसी को उसकी क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और डिस्टेंस कैसी यूनिट है, सदिश क्या अदिश, अदिश है। तो हमारी जो चाल है वो भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश। चाल एक अदिश राशि है, चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या नहीं। इसका SI मात्रक क्या निकलेगा, रटना नहीं है। दूरी का भी क्या लेते हैं, मीटर, समय का क्या लेंगे, सेकंड, मीटर पर सेकंड। CGS मात्रक क्या निकलेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका डिविज सूत्र क्या निकलेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, मीटर के लिए L बटे समय के लिए T, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो LT माइनस 1, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं M0 LT माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात हम लोग याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूं, दूरी धनात्मक, जो वेग होता है, वेग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जब अपन किसी वस्तु की जो गति है, किसी वस्तु की गति को दाईं ओर लेके चलते हैं, यानी जब अपन दाईं ओर लेके चलेंगे तो दाईं ओर वस्तु का वेग कैसा लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और बाईं ओर वस्तु का वेग कैसा लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। दाईं ओर वस्तु का वेग धनात्मक, बाईं ओर वस्तु का वेग ऋणात्मक। अगर विस्थापन 0 हो गया, अगर विस्थापन 0 हो गया तो वेग भी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी वेग भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगर वस्तु को हम दाईं ओर लेके जा रहे हैं तो विस्थापन कैसा, वेग कैसा होगा, धनात्मक। वस्तु को बाईं, या वेग जो बाईं ओर आ रहा है तो कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है क्या नहीं। और अगर 0 है तो विस्थापन 0 है तो वेग भी 0 हो जाएगा। लेकिन चाल की बात करें तो चाल सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। चाल सदैव धनात्मक होती है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। बेसिक चीज क्या है, इसको रटना नहीं है। वेग जो है वो विस्थापन के ऊपर डिपेंड करता है। विस्थापन धनात्मक, वेग धनात्मक, विस्थापन ऋणात्मक, वेग ऋणात्मक, विस्थापन 0, वेग 0, ऐसे अपन जोड़ लेंगे। दूसरा, दूरी सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो चाल भी सदैव कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, इसमें कुछ भी रटने वाला नहीं है। अगर आपने विस्थापन को समझ लिया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझ लिया, तो आपको वेलोसिटी और स्पीड के बारे में भी समझ में आ जाएगा। ये अपने वेग और चाल के बारे में जाना। साथियों, कल हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि अभी तक एग्जाम के अंदर से कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है कि नहीं। आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है,
ठीक है क्या नहीं? आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपकी समस्या होंगी, आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और नए लेक्चर हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशन के बारे में, त्वरण के बारे में और न्यूटन की गति के नियमों के बारे में। ठीक है साथियों, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।